ठीक है, आज से फिजूल खर्चे बंद, बाहर से खाना खाना बंद। आपको बनाने में दिक्कत होती है तो मुझे कहो, मैं आकर बना दिया करूंगी। बाइक पर घूमना बंद, मुझसे मिलने आओगे तो बस से आना। मेरे लिए आप कोई भी खरीदारी नहीं करोगे। जब तक आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती तब तक ये राशनिंग चलेगी। आशु ने किसी घरवाली की तरह अपना हुक्म सुना दिया। मैंने भी मुस्कुराते हुए सर झुकाकर उसकी हर बात मान ली। चाय पीकर हम उठे और वापस शहर की तरफ चल दिए। पहले आशु को कॉलेज ड्रॉप किया और फिर घर आ गया। घर में घुसा ही था कि मैडम का फोन आ गया। उन्होंने मुझे मिलने के लिए एक कैफे में बुलाया और साथ अपना लैपटॉप भी लाने को कहा। मैंने अपना लैपटॉप बैग उठाया और पैदल ही चल दिया। वो कैफे मेरे घर से करीब 20 मिनट दूर था तो सोचा पैदल ही चलूं। वहां पहुंचा तो मैडम ने हाथ हिलाकर मुझे एक टेबल पर बुलाया। मेरे बैठते ही उन्होंने मेरे लिए एक कॉफी ऑर्डर कर दी। वो डेडलाइन नजदीक आ रही है और अब तो कोई है भी नहीं मेरी मदद करने वाला, तो प्लीज मेरी मदद कर दो। ओके मैडम, मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो मैडम बोली, अब काहे की मैडम, अब ना तो मैं बॉस हूँ और ना तो मैं एम्प्लॉई, मैंने यहाँ तुम्हें फ्रेंड के नाते बुलाया है, कॉल मी नीतू। अब ये सुनकर तो मैं चुप हो गया और मैडम मेरी झिझक भांप गई। कम ऑन यार, इतने सालों से आपको मैडम कह रहा हूँ कि आपको नीतू कहना अजीब लग रहा है, मैंने कहा। पर अब इस फॉर्मेलिटी का क्या फायदा, हम अच्छे दोस्त हैं और वही काफी है, खामखा उसमें फॉर्मेलिटी दिखाना भी तो ठीक नहीं। ठीक है नीतू जी, मैंने बड़ी मुश्किल से शर्माते हुए कहा। नीतू जी नहीं, सिर्फ नीतू, और मैं भी अब से तुम्हें सागर कहूंगी, और प्लीज अब से मेरे साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करना, मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। दोपहर तक हम दोनों वही कैफे में बैठे रहे और काम करते रहे। दोपहर को खाने के समय नीतू ने ग्रिल्ड सैंडविच और कॉफी मंगाई और अब बस प्रेजेंटेशन का काम बचा था। मैं चलने को हुआ तो नीतू ने मेरा हाथ पकड़ के रोक लिया। तुम्हें पता है, डाइवोर्स को लेकर किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। मेरे अपने मोम डैड ने भी ये कहा कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। बस एक तुम थे जिसने मुझे उस दिन सपोर्ट किया। मेरे लिए तुम कोर्ट तक आए और वहाँ तुम पर कितना घिनौना इल्जाम भी लगाया गया, यू एवन क्विट योर जॉब बिकॉज ऑफ मी। इतना कह नीतू रोने लगी तो मैंने उन्हें सांत्वना देने के लिए उनके कंधे को छुआ और धीरे से दबाकर उन्हें ढांढस बंधाने लगा। अगर अब भी रोना ही है तो डाइवोर्स के लिए क्यों लड़ रहे हो, रो तो आप पहले भी रहे थे ना। ये सुनकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और मेरी तरफ एक रिकमेंडेशन लेटर बढ़ा दिया। मैंने उसे पढ़ा और उनसे पूछ बैठा, आपने ये कब, आपकी अपनी कंपनी? उस दिन जब तुम मुझे जीएसटी ऑफिस छोड़ने गए थे, उस दिन मैं अपनी कंपनी के जीएसटी नंबर के लिए किया था। कुमार के साथ काम करके इतना तो सीख ही गई थी कि पैसे की क्या अहमियत होती है, और इस प्रोजेक्ट ने मुझे काफी सेल्फ कॉन्फिडेंस दे दिया। अब तुम अपने रिज्यूमे में मेरी कंपनी का नाम लिख दो और ये कमेंडेशन लेटर शायद तुम्हारे काम आ जाए। थैंक यू, मैं बस इतना ही कह पाया। काहे का थैंक यू, जॉब मिलने के बाद पार्टी चाहिए, नीतू ने हंसते हुए कहा। मैं भी हंस दिया और फिर वहाँ से सीधा आशु से मिलने कॉलेज निकला। आशु गुस्से से लाल बाहर निकली और उसके पीछे ही निशा भी आती हुई दिखाई दी। गेट पर पहुंचकर आशु मेरे पास आई और निशा दूसरी तरफ जाने लगी। तभी आशु चिल्लाते हुए उससे बोली, दोबारा मेरे आसपास भी दिखाई दी ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। ये सुनकर मैं हैरान था कि अब इन दोनों को क्या हो गया, उस दिन का गुस्सा अब तक निकल रहा है। क्या हुआ, मैंने आशु से पूछा। ये हरामजादी मुझसे हमदर्दी करने के लिए आई और बोली कि आपका नीतू मैडम से अफेयर चल रहा है और आपके कारण उनका डाइवोर्स हो रहा है। अब ये सुनकर मैं समझ गया कि ये लगाई बुझाई सब अक्षय की है। बस अभी शांत हो जा, कल बताता हूँ मैं इसे। मैंने आशु को शांत किया। उस लेकर चाय की एक दुकान पर आ गया और उसे चाय पिलाई ताकि उसका गुस्सा शांत हो। फिर मैंने उसे आज के बारे में सब बताया। जो बात मुझे महसूस हुई वो ये थी कि उसे नीतू बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि आशु के अनुसार मन ही मन वो ही मेरी नौकरी छोड़ने के लिए जिम्मेदार थी। मैं भी चुप रहा क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि जो हो रहा है वो किसका कसूर है। नीतू को डाइवोर्स चाहिए था वो तो ठीक है, पर मेरा नाम उसमें क्यों घसीटा गया? ना तो मैंने उनसे दोस्ती करने की पहल की थी, ना ही उनके नजदीक जाने की कोई कोशिश की थी। खैर, आशु से कुछ बातें कर मैंने उसे हॉस्टल छोड़ा और खुद घर लौटा और खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। पर एक तरह की बेचैनी थी, आशु के साथ को मिस कर रहा था।